सभी सुनने वालों का स्वागत है आज के इस एक नए गहन विश्लेषण में। आज हम लोग ना एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो वैसे तो इतिहास की किताबों में दर्ज है, पर इसका असर आज भी हमारी सोचे समझने की शैली पर पड़ता है। हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब है आज हम भारत के मध्यकालीन इतिहास और खासकर उन निर्णायक सैन्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने यहाँ की रक्षात्मक स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये एक बहुत ही विशाल और गहरा विषय है। सही कहा। तो आज हमारी मेज पर कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत मौजूद हैं। एक तरफ हमारे पास तराइन के ऐतिहासिक युद्धों से जुड़े विश्वकोश के लेख हैं और दूसरी तरफ राजस्थान की जो अद्भुत स्थापत्य कला है, खासकर वहाँ के विशाल किलों और स्मारकों के काफ़ी विस्तृत नोट्स भी हैं। हाँ, तो हमारा आज का जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि 12वीं शताब्दी के आखिर में आखिर ऐसा क्या हुआ था, युद्ध की रणनीतियों में ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव आया जिसने भारत का पूरा इतिहास ही पलट दिया, और उसके नतीजे में कैसे स्थानीय राजाओं ने खुद को बचाने के लिए ऐसे किले खड़े किए जो आज भी किसी चमत्कार से काम नहीं लगते। वही तो। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम इस पर ध्यान दें कि इतिहास सिर्फ तारीखों का पुलिंदा नहीं होता है ना। देखिए, यही मैं हमेशा कहता हूँ, ये परंपरागत सोच और नई रणनीतियों के बीच जो टकराव होता है ना, ये उसकी कहानी है। और इस टकराव को समझना आज की इस आधुनिक दुनिया में भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा खोलकर समझते हैं इसे। शुरुआत करते हैं तराइन के मैदान से। तराइन, जिसे आजकल करनाल के पास माना जाता है। हाँ, तो 1191 यानी 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। और जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो ये बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी अखाड़े में दो भारी भरकम पहलवान उतर आए हों। सही उपमा दिया आपने। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना और दूसरी तरफ मोहम्मद घोरी की सेना। और इस पहले युद्ध में तो चौहान सेना ने घोरी की सेना को बुरी तरह हरा दिया था। घोरी खुद बहुत बुरी तरह घायल हो गया था उसमें। बिल्कुल। स्रोतों में इसका काफी स्पष्ट वर्णन है कि गोली अपने घोड़े से बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि उसके एक सैनिक ने उसकी कमान संभाल ली। अगर वो वहां नहीं होता तो शायद इतिहास वहीं खत्म हो जाता। हाँ, खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ जो एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी वो ये कि चौहान सेना ने युद्ध जीतने के बाद लगभग 7 करोड़ रुपए की संपत्ति तो जीती, जिसे सैनिकों में बांट दिया गया, पर उन्होंने घोरी को जिंदा वापस जाने दिया। दुश्मन भाग रहा है तो उसे जाने दो। क्या ये एक अहंकार था या बस उस वक्त के युद्ध के नियम ही ऐसे थे? देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि उस वक्त की जो स्थानीय युद्ध शैली थी उसमें पीठ दिखाते दुश्मन पर वार ना करना वीरता का प्रतीक माना जाता था। पर घोरी इन नियमों से बंधा नहीं था। अच्छा। उसने अपनी इस हार से बहुत बड़ा सबक लिया और अगले ही साल यानी 1192 में वो 1,20,000 बख्तियारबंद सैनिक और 40,000 घुड़सवार तीरंदाजों की एक एलीट फौज लेकर वापस लौटा। बाप रे, 1,20,000। पर फिर भी मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या घोरी सच में इतना बड़ा रणनीतिकार था? क्योंकि देखिए, इतनी विशाल सेना होने के बावजूद चौहानी सेना कैसे हार गए? फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि चौहानी सेना में 3 लाख सैनिक और 3,000 हाथी थे। हाँ, भले ही वो आंकड़ा थोड़ा बड़ा चढ़ाकर हो, सेना बड़ी तो थी। वही ना। तो क्या ये सिर्फ हथियारों का फर्क था या कुछ और था? यहाँ रणनीति का बहुत बड़ा खेल था। ये सिर्फ 2 राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये 2 अलग-अलग युद्ध शैलियों का टकराव था। पृथ्वीराज की सेना हाथियों और व्यक्तिगत वीरता पर निर्भर थी। वो एक ठोस दीवार की तरह आगे बढ़ते थे। जबकि घोरी की सेना घुड़सवार तीरंदाजों और कठोर अनुशासन पर आधारित थी। घोरी ने अपनी सेना को आमने सामने की लड़ाई में नहीं झोंका। तो उसने क्या किया? उसने अपनी सेना को 5 हिस्सों में बांट दिया। 4 हिस्सों ने चौहान सेना को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उसने एक चाल चली जिसे हम फेक रिट्रीट या नकली पीछे हटना कहते हैं। ओह, मतलब जानबूझकर मैदान से भागने का नाटक करना। बिल्कुल। उसके तीरंदाजों ने तीर चलाए और भागने लगे। राजपूत सेना इस छल को समझ नहीं पाई। उन्हें लगा दुश्मन डर कर भाग रहा है, तो उन्होंने अपनी कतार तोड़ दी और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। हाँ, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी।
अब आप खुद सोचिए, भारी कवच पहने सैनिक और विशाल हाथी चिलचिलाती धूप में घोड़ों का पीछा कब तक करेंगे? वो तो बहुत जल्दी थक जाएंगे और उनकी जो एकजुट ताकत थी वो भी तो बिखर गई होगी। एग्जैक्टली। दोपहर तक राजपूत सेना थकान से चूर हो चुकी थी और तब घोरी ने अपनी ताजा रिजर्व टुकड़ी से हमला कर दिया जो उसने छुपा के रखी थी। बाप रे, मतलब सिर्फ शुद्ध ताकत नहीं बल्कि रणनीति, संगठन और अनुशासन ने जीत तय की। बिल्कुल, और इसी जीत से दिल्ली सुल्तानत की नींव पड़ी। वैसे स्रोतों में इसके बाद के एक और युद्ध का संक्षिप्त में जिक्र है, 1215 के तराइन के तीसरे युद्ध का। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? वहां इल्तुतमिश ने याल्दौस को हराकर दिल्ली सुल्तानत को मध्य एशिया की राजनीति से पूरी तरह स्वतंत्र कर लिया था। पर वो एक अलग विस्तार है। मुख्य बात यह है कि मैदान जंग के तौर तरीके अब बदल चुके थे। तो इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि खुले मैदान में लड़ना अब आत्मघाती हो गया था। विदेशी आक्रमणकारी अब यहाँ बसने आए थे और ऐसे में स्थानीय शासकों को खुद को बचाने के लिए अपनी रक्षा प्रणाली को मतलब पूरी तरह से मजबूत करना पड़ा। हाँ, उन्हें ऐसे स्थानों पर जाना पड़ा जहां दुश्मन की घुड़सवार सेना अपना आवेग खो दे। और यहीं से वास्तुकला और किलों के निर्माण का वो स्वर्ण युग शुरू हुआ जिसके अवशेष हमें आज भी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब मैं इन किलों के बारे में पढ़ रही थी ना, तो प्राचीन ग्रंथ शुक्रान नीति सार का हवाला बहुत दिलचस्प लगा। इसमें 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है। हाँ, जैसे कि पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई होती है। बिल्कुल, और वाना दुर्ग, धनवा दुर्ग जो रेगिस्तान में होते हैं और गिरी दुर्ग जो पहाड़ों पर होते हैं। हालांकि सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, पर राजाओं ने जिस तरह से भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाया वो सच में कमाल है। उन्होंने प्रकृति को ही अपना हथियार बना लिया। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इन किलों की इंजीनियरिंग को देखते हैं। जैसलमेर का वो सोनार किला ही ले लीजिए। हाँ, जैसलमेर का किला धनवा दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण। हाँ, त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से बना हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं? बताइए। इस विशाल किले को बनाने में चूने का यानी मोटर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। सच में? हाँ, कारीगरों ने सिर्फ पत्थरों को एक दूसरे के आकार में फंसाकर, जिसे हम इंटरलॉकिंग कहते हैं, उसे खड़ा कर दिया। 99 बुर्जों वाला ये किला जब आप दूर से देखेंगे ना, तो ऐसा लगता है मानो रेगिस्तान के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो। क्या बात है, बिना चूने के इतनी बड़ी संरचना खड़ी करना, वो भी आपस में फंसाकर। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं था और चूना बनाने के लिए पानी चाहिए होता है। एग्जैक्टली, यही उनका अनुकूलन था। पर देखिए, ये किले सिर्फ सैनिक छावनियां नहीं थे। इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि ये पूरी सभ्यता को सहेजने वाले शहर थे। मतलब? वहाँ लोग रहते थे पूरी तरह से। बिल्कुल, आप गिरी दुर्ग यानी पहाड़ी किलों का उदाहरण ले लीजिए, चित्तौड़गढ़। ओह, चित्तौड़गढ़, वो तो बहुत मशहूर है। वो इतना विशाल है कि उसे किलों का सिरमौर कहा जाता है। लगभग 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा। 8 किलोमीटर! वो तो सच में एक पूरा का पूरा नगर हो गया। हाँ, और ये किला सिर्फ ईंटों की दीवार नहीं है। ये इतिहास के उन 3 प्रसिद्ध शाकों का दवा है जो 1303, 1534 और 1568 में हुए। ये बलिदान और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। और अगर ऊंचाई की बात करें तो कुंभलगढ़ का जिक्र जरूर आना चाहिए। उसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। 36 किलोमीटर लंबी दीवार, बाप रे। हाँ, और अबुल फजल ने उसके बारे में लिखा था कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना है कि अगर आप नीचे से ऊपर देखें तो सर की पगड़ी गिर जाती है। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है उसकी ऊंचाई को बयान करने का। लेकिन एक मिनट, मेरे पास यहाँ एक सवाल है। हाँ, पूछिए। देखिए, ये पत्थर की ऊंची और मजबूत दीवारें तीर और भालुओं के लिए तो ठीक थीं, पर जब तोपों का आविष्कार हुआ तब इनका क्या हुआ? क्या ये पत्थर की दीवारें तोपों के गोलों के सामने टिक पाती थीं? क्या उस दौर में सिर्फ ऊंचाई ही सुरक्षा की गारंटी थी? ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब हमें थोड़ा और आगे चलकर मिलता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि वास्तुकला भी समय के साथ बदल रही थी। अच्छा, कैसे? आप भरतपुर के लोहागढ़ किले का उदाहरण ले लीजिए। लोहागढ़, मैंने इसका नाम सुना है पर इसके बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ। 1733 में महाराजा सूरजमल ने इस लोहागढ़ किले को बनवाया था। और हैरान की बात यह है कि इस किले की जो बाहरी प्राचीर थी वो पत्थर की नहीं बल्कि मिट्टी की बनी थी। मिट्टी की दीवार? पर तोपों के सामने मिट्टी कैसी टिक सकती है? यही तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का कमाल है।
मिट्टी में एक लचीलापन होता है। जब तोपों के गोले इस मिट्टी की दीवार पर आकर लगते थे तो मिट्टी एक स्पंज की तरह उस गोले की सारी ऊर्जा सोख लेती थी। गोला उसमें धंस कर रह जाता था। ओ वाओ, मतलब पत्थर टूट जाता पर मिट्टी ने उस झटके को झेल लिया। बिल्कुल। इस किले के चारों ओर एक गहरी खाई थी जिसमें पानी भरा रहता था। और फिर वो मिट्टी की दीवार। जब अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी आधुनिक तोपों के साथ इस पर 5 बार हमला किया ना, तो हर बार उसकी तोपें बेअसर रहीं। किला अजेय रहा। क्या बात है! ये तो अडेप्टेशन या अनुकूलन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। दुश्मन की तकनीक बदली तो हमने अपनी वास्तुकला बदल दी। सही कहा आपने। तो इस सब का असल मतलब क्या निकलता है? इन किलों को सिर्फ दुश्मनों की सेनाओं से नहीं बल्कि प्रकृति से भी लड़ना था ना? हाँ, और प्रकृति में भी सबसे बड़ा दुश्मन था पानी की कमी। वही तो। मैं अमेरिकेट के पास स्थित जयगढ़ किले के स्रोत पढ़ रही थी। स्रोत बताते हैं कि मध्यकालीन भारत में ये अकेला ऐसा किला था जहां टोपे ढालने का विशाल कारखाना था, जहां एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवाना बनी थी। जयवाना तोप। पर यहाँ जो बात सच में मुझे हैरान कर गई वो हथियार नहीं थे, वो था इस किले का जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जयगढ़ का वाटर मैनेजमेंट, वो तो सच में मिसाल है। मतलब उन्होंने पहाड़ों पर मीलों लंबी पक्की नालियां बनाई थी। ऐसी व्यवस्था की कि बारिश की एक एक बूंद बहकर किले के विशाल टैंकों में जमा हो सके, और रास्ते में पानी साफ करने के लिए रेत और मिट्टी रोकने के बंदोबस्त थे। बिना किसी आधुनिक पंप या बिजली के सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से। बिल्कुल। आज के जल संकट के समय में ये तकनीक हमें कितना कुछ सिखाती है। इन किलों का मतलब सिर्फ लड़ना थोड़ी था, ये तो जीवन जीने की एक पूरी कला थी। सही कहा। और जहां जीवन होता है वहां संस्कृति भी होती है। ये किले बहुत सी अनोखी सांस्कृतिक घटनाओं और कहानियों के गवाह रहे हैं। जैसे स्रोतों में झालावाड़ के पास स्थित गागरोन किले का जिक्र मिलता है। ये एक जल दुर्ग है जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना है। अच्छा, नदियों की संगम पर, तभी से जल दुर्ग कहते हैं। हाँ, और यहाँ की कहानियों में संत पीपाजी जैसे शासक का प्रसंग आता है जिन्होंने इस किले के ऐश्वर्य और राजपाट को छोड़कर सन्यास का मार्ग चुना था। बाप रे, इतना विशाल साम्राज्य छोड़कर सन्यास! बिल्कुल। लेकिन इन किलों की कहानियों में सबसे दिलचस्प और थोड़ा अलग किस्सा जैसलमेर किले के अर्धसाका का है। अर्धसाका? अच्छा, मैंने इतिहास में पूर्ण साका के बारे में तो सुना है। जब दुश्मन का घेरा बहुत लंबा हो जाए तो पुरुष केसरिया पहनकर आखिरी युद्ध के लिए निकल जाते थे और महिलाएं जौहर कर लेती थीं। ये आधा या अर्ध साका क्या होता है? ये एक ऐसी घटना है जो बताती है कि युद्ध का परिणाम कैसे सदियों पुरानी परंपराओं को बदल देता है। ये बात है 1550 के आसपास की, जब अमीर अली ने विश्वासघात करके जैसलमेर पर अचानक हमला कर दिया। भाटी राजपूतों को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने साके की तैयारी कर ली होगी। हाँ, पुरुषों ने केसरिया वस्त्र पहन लिए और दरवाजे खोलकर दुश्मन पर टूट पड़े। किले के अंदर महिलाओं ने जौहर की पूरी तैयारी कर ली थी। फिर क्या हुआ? लेकिन मैदाने जंग में रणनीति और शौर्य ने अचानक पाशा पलट दिया। भाटी राजपूत वो युद्ध जीत गए, दुश्मन मारा गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और क्योंकि पुरुष विजयी रहे, उन्होंने अपना किले पर कब्जा बरकरार रखा, इसलिए महिलाओं को आग में कूदने की यानी जौहर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वाह! तो पुरुषों का बलिदान तो हुआ पर जौहर नहीं हुआ, इसीलिए इसे अधूरा साका कहते हैं। बिल्कुल। इतिहास में इस घटना को अर्ध साका कहा जाता है। सोचिए उस वक्त की स्थिति कैसी रही होगी। जो सैनिक ये सोचकर निकले थे कि वो वापस नहीं आएंगे, वो जीतकर वापस लौटे। ये घटना दर्शाती है कि युद्ध के मैदान में छोटा सा उलटफेर भी कैसे ऐतिहासिक परंपराओं को उसी क्षण बदल देता है। सच में ये तो बहुत ही भावुक कर देने वाला प्रसंग है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों का नाम नहीं है, ये नवाचार यानी इनोवेशन का नाम है। कैसे? तराइन के मैदान में जो एक भारी रणनीतिक चूक हुई, दुश्मन को ना समझ पाने की, उसने आने वाली कई सदियों के लिए स्थापत्य कला, जल प्रबंधन और सैन्य विज्ञान की पूरी रूपरेखा ही बदल कर रख दी। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये एक सबक है कि जब बाहरी चुनौतियां आती हैं, जैसे घोरी की नई रणनीति आई थी, तो अस्तित्व बचाने के लिए समाज को अपने सुरक्षा तंत्र को नया रूप देना ही पड़ता है, चाहे वो लोहागढ़ की मिट्टी की दीवारें हों या जयगढ़ का जल प्रबंधन। बिल्कुल सही कहा आपने। जब चुनौती नहीं हो तो बचाव का तरीका पुराना नहीं हो सकता। एग्जैक्टली।
तो इस पूरी चर्चा को एक ऐसी जगह लाकर रोकते हैं जो मुझे स्रोतों में पढ़ते वक्त बेहद रहस्यमयी लगी। अच्छा, वो क्या? हमने अभी जयगढ़ किले के जल संचयन और तोपों के कारखाने पर विस्तार से बात की, लेकिन स्रोतों में एक छोटा सा तथ्य छिपा हुआ था जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। बताइए बताइए। जयगढ़ किले को दरअसल एक रहस्यमय दुर्ग भी माना जाता था। कहते हैं इस किले के भीतर कई गुप्त सुरंगें हैं और इसका इस्तेमाल खासकर राजनीतिक बंदियों के लिए किया जाता था। स्रोतों में लिखा है कि जो शख्स एक बार इस किले के कैद खाने में चला गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। बाप रे, ये तो सच में थोड़ा डरा देने वाला तथ्य है। और इससे भी बड़ा किस्सा एक और है। कहा जाता है कि राजा मानसिंह ने सुरक्षा के लिहाज से कछवाहा वंश का जो बेशुमार खजाना था ना, वो इन्हीं गुप्त सुरंगों में कहीं छिपाया था। ओह हाँ, वो इमरजेंसी के दौर का किस्सा। बिल्कुल। 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान सेना भेजकर इन सुरंगों की बाकायदा खुदाई भी करवाई गई थी। अब वहां क्या मिला ये तो एक अलग ही विवाद है। सही बात है। तो आज की इस चर्चा को सुनने के बाद जो लोग हमें सुन रहे हैं, जरा सोचिए। तराइन के मैदान से लेकर लोहागढ़ की दीवारों तक का सफर हमने तय किया, पर इन अजिया किलों की उन अंधेरी सुरंगों में सदियों पुरानी रणनीतियों और युद्धों के बीच और कितने ऐसे रहस्य दबे होंगे जो आज भी उस अंधेरे में किसी के द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए और खुद अंदाजा लगाइए।